नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सेंट मैरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 8 मेरा विद्रोह इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई में प्रस्तुत है। तो चलिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करें। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। सबसे पहले इस पाठ की लेखिका का परिचय, जिनका नाम है सूर्यबाला। सूर्यबाला जी हिंदी की प्रमुख साहित्यकार में से एक है। इनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1943 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। समकालीन व्यंग्य तथा कथा साहित्य में इनकी विशिष्ट भूमिका और महत्व है। सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास, हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन किया है। इनकी रचनाओं की वजह से इन्हें प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री आदि अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां इत्यादि। तो आइए देखते हैं यहाँ पर गद्य संबंधी हमारे सामने क्या जानकारी दी गई है। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं यानी कि इच्छाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं। विद्रोही का अर्थ है बच्चों उपद्रवी, अर्थात जिद्दी बन जाते हैं। वो बहुत सताने लगते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्रसंग से जहां पर बेटा अपने बाप की नजरों से बचकर धीरे से कमरे में जा रहा है। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। पिताजी पूछते हैं किधर गए थे। मैं उत्तर देता हूँ लॉन्ड्री में कपड़े लेने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो यहाँ पर लड़का उत्तर देता है रोज कब जाते हैं। अब पिताजी चिल्लाते हैं बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते हो, मौज मस्ती करते हो, फिर अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। अब यहाँ पर लड़का गुस्से में हूं करते हुए गुन्नाता हुआ ढीठ सा, यानी ढीठ का अर्थ है उद्दंडता से, वह अंदर चला जाता है। वो कहता है मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना। इसका परिणाम ये होता है कि आखिर में माँ ये सब दृश्य देख करके रोना धोना शुरू कर देती है। मेरी इस ढिठाई से, यानी कि मेरी उद्दंडता को देख करके माँ को बहुत बुरा लगता है। वो अपने पूर्व कर्मों को दोष देती है और कहती है कि शायद मेरे पूर्व कर्म में मैंने कोई गलती की होगी, उसका फल मुझे मिल रहा है इस प्रकार से। और यह सब सोचकर वह बिसुरने लगती है, रोने लगती है। आगे बालक सोचता है ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ, यानी कि मैं जब से अपने आप को समझ रहा हूँ तब से मैं इसी प्रकार से हूँ। मैं जिद्दी हूँ। विद्रोही का अर्थ होता है जो किसी भी बात के लिए जल्दी से ना माने। उद्दंड का अर्थ होता है जो शिष्टाचार से बातें ना करे या गलत हरकतें करे। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था। वो कहता है कि शहद के प्याले जैसा बचपन था जिसमें पिता की महत्वाकांक्षाओं का जहर उस प्याले में घुल गया।
पिता की जितनी महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी इच्छाएं थी, वो सब कुछ मेरे अंदर आ चुकी है। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बैठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी ने तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। पिताजी ने बड़ी मेहनत करके बालक को एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला दिया था, एडमिशन करा दिया था। अब वो सोचता है आगे कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, पर घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण था, यानी कि घर में तो सभी लोग हिंदी में बात करते थे। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत के समान थे, यानी कि जहाँ पर क्लास में दूसरे बच्चे अपने घरों में अंग्रेजी में ही बात करते थे, उनका माहौल, घरेलू माहौल अंग्रेजी में बातचीत करने का था, उन पर ही शिक्षिकाओं की शाबाशी की टोकरें उछाली जाती थी, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते, धारा प्रवाह का अर्थ है फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। कक्षा में भी उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था। दबदबा यानी कि वही बच्चे आगे हर चीज में रहते थे। आगे बालक कहता है, माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वह लाचार थी। यानी कि वह पढ़ी लिखी तो थी, पर वह हिंदी मीडियम से पढ़ी थी और इस वजह से वह इंग्लिश नहीं पढ़ा पाती थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात मैं टाल नहीं सकता। ऑफिस से आने के बाद सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते थे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। यहाँ पर वो कहता है कि एक बार उसकी क्लास में सारे बच्चे पिकनिक जा रहे थे। पिताजी ने मना कर दिया। मेरी जिद करने पर माँ और पिताजी के बीच में झिकझिक होने लगी, यानी कि झगड़ा होने लगा। मैं अड़ा ही रहा। बालक ने कहा कि मैं पिकनिक जाऊंगा ही। इसका परिणाम क्या हुआ? पहले पिताजी ने उसे समझाया, धमकाया और डांटा और आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार कर दिया। इसकी वजह से बालक बड़ा क्रोधित हुआ। कभी डोनेशन या सालाना जलसे के लिए जब वह चंदे या उसकी पर्चियां लेकर आता था, तो पिताजी चंदा मांगते ही झल्ला जाते थे, यानी कि भड़क जाते थे। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के तो ज्यादा पैसे लेकर आते हैं, 10-20 रुपए लेकर आते हैं, तो क्या 1-2 ही रुपए में लेकर जाऊं? मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ ने इसे फिजूल खर्चा मानती थी। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। लड़का कहता है कि एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके दोस्त रमन का जन्मदिन था। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता। किलकता का अर्थ है कि खुशी से प्रसन्न हो रहा था। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी जन्मदिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने जो तैयारियां बताई थी उसकी वजह से मैं पूरे 1 महीने से बेचैन हो गया था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम से डपट दिया है, डांट दिया, नहीं जाना है, और इस प्रकार से डांटा कि जोर जोर से मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, जिद करने लगा कि मुझे उसके जन्मदिन पर जाना ही है। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। पिताजी ने बच्चे को एक जोरों से थप्पड़ गालों पर जड़ दिया, जिसकी वजह से गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी
और कहने लगी कि कौन इस तरह से अपने बच्चे को मारता है इतनी सी बात के लिए। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया। रमन के पापा ने खूब खुश होकर के रमन को अंदर से बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले कि आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, तुम जरूर जाओगे। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं और रमन के पापा के सामने ही इनकी सारी पोल खोल दूं कि ये कितने झूठे, मक्कार और निर्दयी है। मक्कार का अर्थ होता है बच्चों जो धोखा देते हैं, और निर्दयी जो कठोर होते हैं। वो कहने लगा कि मेरे पिताजी इतने झूठे और मक्कार है, इतने कठोर है कि मुझे पीटते हुए यहाँ पर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, बस गुस्से में अपने दोस्त की उंगली पकड़ी और अंदर चला गया। जैसे मैं अंदर गया मैंने देखा वहाँ पे ढेर सारे झूलते, रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते से सजा सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। और उल्लास से हमेशा से हंसते से उसके मम्मी पापा। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न यही किया कि तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। जब घर लौटते ही मैंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि आप लोग मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, इसका उत्तर पिताजी की झिड़कियों से मिला, यानी कि डांट फटकार से उत्तर मिला। इसकी वजह से उनके प्रति उपेक्षा व आक्रोश और भी बढ़ गया। पिता के लिए मेरी उपेक्षा, मेरा रोषपूर्ण भावना और भी अधिक बढ़ गई। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा और भी मैं उपद्रवी हो गया। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। स्कीम का अर्थ है बच्चों की तरकीबें बनाता, प्लान्स बनाता मैं कि किस तरह से मैं अपने पिता को दुख पहुंचा सकूं, क्या करूं ऐसा कि उन्हें दुख पहुंचे। जिस तरह से वो मुझे दुखी करते हैं मैं भी उन्हें दुखी करूं। चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, उसे अच्छी तरह से पता था कि पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बनूं, एक अच्छी नौकरी मिले मुझे, इसलिए वो एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। और इस वजह से पढ़ाई से भी मुझे नफरत हो गई थी, चिढ़ हो गई थी। जितना मैं पिताजी से नफरत करता था उतना ही मैं पढ़ाई से नफरत करने लगा था। जब से घर में छोटी बहन और मेरे छोटे भाई मंटू का आगमन हुआ था, घर में तंगहाली यानी कि खर्चे बढ़ गए थे। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया था, क्योंकि मेरी जरूरतें वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। माँ और पिता मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। घर में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, ये दोनों होने के बाद मेरी जरूरतें वे पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब बात बात पर वो मुझे पीटते थे और धीरे धीरे पीटने का डर भी मेरे दिमाग से काफुर हो गया था। मैं इस बात का भी मुझे डर नहीं था कि मैं पीटा जा रहा हूँ। काफुर होना का अर्थ होता है बच्चों गायब हो जाना। इस प्रकार वो लड़का पूरी तरह से दुस्साहसी हो गया था और जब भी उसके पिताजी उस पर हाथ उठाते थे तो वो घर से भाग खड़ा होता था। इस कारण बालक पढ़ाई में पिछड़ते चला गया। वह सोचता है कि फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक मुझे एक मजा मिलता कि पिताजी से बदला लेना है और उन्हें नीचा दिखाना है, तो इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा कि मैं पढ़ाई ही ना करूं, मैं अपना कोई करियर ही ना बनाऊं और उनका सपना पूरा ना करूं। आगे वो कहता है, मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैंने कड़ी मेहनत करके 3रा स्थान प्राप्त किया था, यानी 3rd रैंक मैंने लाया था।
यह सोचकर कि पिताजी खुश हो जाएंगे, पर पिताजी खुश नहीं हुए। वे खींच गए यानी कि चिढ़ गए। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड। इस तरह से पिताजी ने बालक को ताना मारा। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। अब मैंने सोचा कि चीख कर कह दूं कि अगले साल तो मैं फेल होऊंगा, फेल। और इस तरह से उसके मन में भावना आई कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी पिताजी खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते, तो अगले साल मैं फेल हो जाऊंगा। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी तो होती है, पर जब मैं घर पर आता हूँ तो बैठक में पिताजी मिलते हैं और तुरंत वो पेपर लेते हैं और पूछते हैं कैसा किया पेपर। मैं खुश होकर कहता हूँ अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते हैं यानी कि वो चाहते हैं कि हाँ, ऐसे कह रहा है जैसे कि फर्स्ट ही आएगा, इस प्रकार से वो सुना देते हैं। किसी दिन जब पेपर अच्छे नहीं जाते थे तो खींचकर पेपर देकर लौटने समय खास तौर से पिताजी का सामना करने से मैं कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश यानी कि गुस्सा व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी हो गई, पिताजी और माँ का कहना मानने लगी, उनसे डरना शुरू कर दी। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई। नन्हे मंटू यानी कि छोटे भाई को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है, इसलिए मैं ऐसे काम करूंगा जिससे पिताजी को तकलीफ हो, जैसे कि टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हैप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर सजाऊंगा। कर ले जो कर सकते हैं मेरा। इस प्रकार से लड़के ने ठान ली कि किसी भी तरह से पिताजी को मैं तंग करूंगा, उन्हें परेशान करूंगा। कई बार बालक के मन में यह विचार आया कि कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे, मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। इस प्रकार से बालक के मन में अपने पिता के प्रति इतना क्रोध और इतना आवेश भर गया था कि वह उन्हें खुश भी नहीं देख सकता था। अब वो आगे कहता है कि अब उनका कोई वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे मटर गश्ती, मौज मस्ती, मैं भी इसे किसी कूली कबाड़ी के यहाँ पर नौकरी पर लगवा देता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो इससे हो नहीं रही है, कम से कम कुछ पैसे ही कमाए। इस प्रकार से बालक की माँ को वो धमकी देने लगते हैं। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर बालक कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक उसकी नज़र अपने पिताजी पर पड़ी। वह जान गया कि ये घर पर जाते ही खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्ने रह जाता हूँ। यानी कि बालक यह देख करके अचंभित हो जाता है कि पिताजी उसके भविष्य को बर्बाद होते हुए देख करके यह सोचते हुए दीवार की कोहनी टिकाए कातर रो रहे थे। यानी कि उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी कि यह पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो यह आगे जाके बर्बाद हो जाएगा। यह दृश्य देख करके बालक अचंभित हो गया, यानी कि अवाक रह गया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? तो बच्चों, अंत में लड़के को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देख करके वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। माँ से मिलकर उसने माँ को सब कुछ बताया। आज उसकी माँ की खुशी का पारावार न था, यानी उसकी खुशी की कोई सीमा न थी। माँ ने उसे प्यार से गले से लगा लिया और लड़की की आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे।
उसके बाद विद्रोही अंगारे बुझने लगी अपने ही आंसुओं की धार से, यानी कि अपने ही आंसुओं की धार से जो विद्रोह की अंगार लगी हुई थी वह सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। बालक अपने पिता से संधि चाहता है, सब कुछ भुला के एक नया जीवन शुरू करना चाहता है अपने पिता और माता के साथ में, और अपनी गलती का एहसास करते हुए वो कहता है, मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से बालक अंत में अपनी गलती पर पछताते हुए अपने पिता से क्षमा मांगता है और वह संधि करना चाहता है। यहाँ पर बच्चों इस कहानी की समाप्ति होती है। तो देखा बच्चों किस प्रकार से लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से बाल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कई घरों में दिखाई देता है। तो आइए हम सीखते हैं इस पाठ से कुछ प्रमुख बातें जो आपके सामने है। पहली, छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आप उन्हें छोटी छोटी बातों पर सजा देते हैं तो उनमें विरोध की भावना घर कर सकती है। दूसरा, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कभी ना करिए, इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तीसरा, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। उन्हें पढ़ाई में कम नंबर आने पर भी अगली बार इससे अच्छा करना यह बोले, ना कि उन्हें कोसे, वरना वो प्रयास करना बंद कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। प्रमुख स्वाध्याय है आपके पाठ्य पुस्तक से, एक शब्द में उत्तर लिखिए। बेटे की मातृभाषा, इसका उत्तर है हिंदी। बेटे की शिक्षा की माध्यम भाषा, उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, संक्षेप में लिखिए। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। उत्तर है, लड़के ने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा। उत्तर है, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोनिया टिकाए निशब्द कातर रो रहे थे। प्रश्न नंबर 3, कारण लिखिए। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था। क्या कारण था इसका? इसका कारण था क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। इस कारण कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। अगला प्रश्न, पिताजी झल्ला पड़ते थे। कारण है, लड़का कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। अगला प्रश्न, लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। इसका कारण है, लड़के की माँ को हिंदी आती थी पर स्कूल अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वह लाचार थी और लड़के को पढ़ा नहीं पाती थी। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। पहला शब्द है साइकिल, तो साइकिल उत्तर है। प्रश्न क्या बनेगा? बेटा पिता के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था। अगला शब्द है बेसब्री। प्रश्न बनेगा, लड़का कैसे रमन की वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था। अगला शब्द है छपी पर्चियां। इस पर प्रश्न बनेगा, लड़का डोनेशन या सालाना जलसे के चंदे के लिए क्या लाता था। अगला उत्तर है पारावार। इस पर प्रश्न बनेगा, आज माँ की खुशी का क्या नहीं था। स्वाध्याय का आखिरी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। संजाल पूर्ण करिए। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं। उत्तर है, ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफिया गुलदस्ते सा सजा।
बच्चों, उम्मीद है इस पाठ से आपने बहुत सारी बातें सीखी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।